जेल जाने का खतरा टलते ही आसिफ जरदारी भी बोल पड़े, सड़कों पर आने का इशारा दे दिया। वफामती सियासत का बादशाह मुज़ाहमती सियासत कैसे करेगा, ये देखने वाली बात होगी। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में वजीर सेहत और डॉक्टर्स का झगड़ा तूल पकड़ रहा है। ओपीडीज बंद पड़ी हैं, कसूर किसी का भी हो लेकिन सजा बेचारे मरीजों को मिल रही है। लोड वेडिंग की टीम क्या कर रही है चाइना में, ये तो हम आपको बताएंगे ही, बल्कि अभी बता देते हैं क्या ख्याल है इसका, शुरू से कर देते हैं इस पे। ये पाकिस्तानी फिल्म लोड वेडिंग, जिसका भी आपने एक क्लिप देखा है, उसके लिए एक और बड़ा एजाज है और जहेज जैसे अहम समाजी मौजू पर बनने वाली ये फिल्म ग्वांगझू में चीन के एशियन फिल्म एंड टीवी वीक की ओपनिंग में पेश की जा रही है और फिल्म की जो प्रोड्यूसर है फिजा अली मिर्जा पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है। बड़े अक्रॉस द बॉर्डर से जनाब, सब कॉन्टिनेंट के एशिया के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स यहाँ पे आए हुए हैं। फिजा अली मिर्जा की आपने तस्वीर देखी थी आमिर खान के साथ, उसके अलावा एक ईरानियन फिल्म मेकर मजीदी, वो भी उनके साथ हैं, जिनकी चिल्ड्रन ऑफ हेवन थी बाय द वे, उन्होंने वो बनाई थी। जबरदस्त उन सारों के साथ ये मिली हैं और पाकिस्तान का डेफिनेटली मतलब इस इंडस्ट्री में पाकिस्तान का नाम जो है ना वो डेफिनेटली इन फिल्मों के साथ उभर रहा है। और आपको ये भी बताएं कि लोड वेडिंग की नुमाइश होगी एक और जगह, बीजिंग में एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी हो रही है। और अगर यहाँ से पाकिस्तानी फिल्मों की बाकायदा चाइना में रिलीज की राह अगर हमवार हो जाती है तो इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट। और जैसा कि हुमा भी कल कह रही थी कि बहुत सारे सोशल इश्यूज जो हैं वो चाइना और इस रीजन ऑफ द वर्ल्ड के एज एन एशिया के मिलते जुलते हैं, इसीलिए हमने देखा है कि बॉलीवुड की फिल्में बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस भी करती हैं। इसलिए लेट्स होप कि लोड वेडिंग और पाकिस्तान की दीगर फिल्में जो हैं वो चाइनीज़ मार्केट में रिलीज। यू आर वेरी राइट, और ख़ासतौर पे इतने डिफरेंट टॉपिक्स पे बन रही हैं और अगर आप बड़े फोकस्ड हो और आप चाहते हैं वेयर यू वांट टू रीच, क्या आप पाकिस्तान की फिल्में बाहर भी दिखाना चाहते हैं, नॉट जस्ट टू पाकिस्तानी ऑडियंसेस, तो फिर टॉपिक्स ऐसे चुनने होंगे जहां कुछ कॉमनैलिटीज़ हो, जिस तरह सोशल इश्यूज जो होते हैं वो रीजनली काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो फॉर एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स और जो बाकी भी राइटर्स हैं जो लिख रहे हैं, तो शायद दिस इज़ अ गुड एवेन्यू टू राइट अबाउट। इतने इश्यूज हैं माशाल्लाह हमारे कि आप किसी पे भी कुछ भी लिख के एक मूवी बना सकते हैं। अब भी काफ़ी मरतबा हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन जब भी ये डायलॉग सुनते हैं तो यू फील एवरी वर्ड दैट हैज़ बीन रिटन इन ईच लाइन ऑफ दिस टाइम। हमने भी वैसे तो आधी मूवी दिखाई थी ना। हाँ, मतलब है कि और इसीलिए टॉपिक इतना ज़बरदस्त था, इतना अनयूजुअल था। अभी भी लोग जो हैं दे एक्चुअली सफ़र, जितने भी आप पढ़े लिखे हो जाए, जितने भी आप अवेयर हो जाएंगे, जहेज ऐसी चीज़ है कि जहाँ बड़े बड़े गिवन ऑल्सो का गुर्बत और अमीरी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारा सोसाइटल मसला है, माशरे का मसला है और इसी टॉपिक की वजह से ये फिल्म जो है सेलेक्ट की गई। एंड दिस डुओ फिजा एंड नबील, दे आर गोइंग टू प्लेसेस विद दिस फिल्म एंड विद पाकिस्तानी सिनेमा। ऑलराइट देन, ओके जी, लेट्स मूव ऑन। और बहुत सी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अनदर वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज आपको बताएं कि तमाम केसेस में जमानत के बाद जेल जाने का खतरा टल गया। आसिफ जरदारी भी बोल पड़े, बताया कि सड़कों पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तमाम केसेस में अबूरी जमानत में तौसीह दे दी। आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि नए नए तलबी के नोटिस आ रहे हैं, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। लगता है तलबियों और जमानतों का सैलाब आ रहा है। हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आसिफ जरदारी ने हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के बजाय सड़कों पर तहरीक चलाने का इंदिया दिया है। रमजान के बाद यहाँ पर उनको भी अंदाजा है, इसलिए वो इतने केस कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर होगी या सड़कों। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बात करें तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ एक्चुअली मुसलसल एक्शन में है, लेकिन अब तक सड़कों पर आने से मुताल्लिक कोई वाज़ेह पॉलिसी नज़र नहीं आई थी। अभी तक हुकूमत के खिलाफ जो भी बयानबाजी हुई है वो ज़्यादातर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ही की, लेकिन आसिफ जरदारी हमने देखा कि सारे सीन में, सारे दौरानिए में ज़्यादातर खामोश थे। लेकिन अब जरदारी साहब बोले हैं तो देखना है कि वो किस हद तक जाते हैं। अच्छा जी, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं और उसका मतलब क्या है, इसके बारे में भी बात करनी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा हमारे साथ हैं। कायरा साहब, आसिफ अली जरदारी को जमानत मिल गई, जेल का खतरा टल गया, जरदारी साहब ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक का एक बार फिर इशारा दिया है, तो ये बताएं कि पार्टी तैयार है इसके लिए? कि पार्टी तो यकीनन सियासी जमातें हर वक्त हर चीज़ के लिए तैयार होती है, ये सियासी अमल का एक हिस्सा है। इस वक्त मुल्क के अंदर जो मुआशी अबतरी है
जो लोगों की ज़िंदगी में तलखियाँ आई हैं हुकूमत के फ़ैसलों की बदौलत, टैक्सेशन की बदौलत, इनकी नाकस पॉलिसियों की बदौलत, IMF से कर्ज़ों की बदौलत, पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू कम करने की बदौलत, उसने ज़िंदगी में लोगों की ज़िंदगी में जहन्नम भर दिया है। और अब लोग जो हैं वो तंग आ गए हैं। लोग रमज़ान की वजह से शायद खामोश हों, लेकिन अमकान ये है कि अब जो बजट की सूरत में और ज़्यादा टैक्स लगेंगे और महंगाई का तूफ़ान आएगा, उससे लोगों की क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी। और अगर अवाम सड़कों पे होंगे तो सियासी जमातें कहाँ होंगी? सियासी जमातें तो अवाम होते हैं, तो हम होंगे। खैर साहब, शेख रशीद साहब का कहना है कि जरदारी साहब डील या ढील के करीब पहुंच चुके हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि ऐसे तासुर को ज़ाइल करने के लिए सड़कों पर आने की बात की जा रही है? मेरे ख्याल है अमली कदम तो जो हम कह रहे हैं जब भी सियासी जमातें महसूस करेंगी हम अवाम के दरमियान हैं और दरमियान होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है शेख रशीद साहब से सवाल कर लें कि इमरान खान तो कहते हैं मैं ना डील करूँगा ना ढील दूंगा, तो वो किससे डील और ढील की बातें कर रहे हैं? क्या शेख साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत मावरा कोई और कुव्वतें भी हैं? अगर कोई है तो शेख साहब उसका इजहार कर दें। खैरा साहब ये भी बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के करीब नजर आ रही थी, लेकिन शहबाज शरीफ बाहर चले गए। जनूबी पंजाब के मसले पर भी दोनों जमातों का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो बिलावल साहब, मुस्लिम लीग नून को इंगेज क्यों नहीं कर रहे? क्या सोलो जाने का इरादा है? ये जो जनूबी पंजाब का इशू है, ये इस तरह के और बहुत सारे सियासी इशूज़ हैं जिन पे हमारी जमातों का अपना अपना मौक़िफ़ है। हम कोई मर्ज तो नहीं हो गए। हम अपोजिशन की जमातें हैं, हमारा अपना मंशूर, उनका अपना मंशूर है। हमारे अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक हमने चलना है, उनका अपना मैनिफेस्टो है, उनकी अपनी तारीख है, हमारी अपनी तारीख है। बहुत सारे इश्यूज़ पर हम इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ पे हम अलग होते हैं। सो ये कहना कि उनकी वजह से हमारा आपस में किसी बात पे इत्तेफाक नहीं होगा। महंगाई पे इत्तेफाक है, कल अगर एहतजाज पे इत्तेफाक होता है बाहर निकलने पे तो यकीनन कलेक्टिवली भी हो सकता है। असम्बलियों के अंदर हम बहुत सारे इश्यूज़ पे इकट्ठे हैं, कई इश्यूज़ पे इकट्ठे नहीं होते। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हम कोई एक जमात नहीं हो गए, हमने कोई प्रिंसिपल अलायंस नहीं तय कर लिए जिसके लिए हमने कोई पैरामीटर तय किए हों, बल्कि हम समझते हैं इशू टू इशू हमारा आपस में इत्तेफाक होता है और वहाँ तक मौजूद है। लास्टली, सरदारी साहब ने जिन मामलात में ज़मानत हासिल की है, बिलावल भुट्टो भी उनसे मुंसलिक हैं, उनकी भी नायब में पेशी तय है। कि पार्टी के बड़ों को बिलावल की गिरफ्तारी का तो कोई खदशा, कोई डर नहीं है? उनकी ज़मानत क्यों नहीं ले रहे आप लोग? देखिए, जो केसेस बने हैं, बिलावल साहब तो उस वक्त वैसे ही स्टूडेंट थे, अभी कम उम्री में थे, या बिल्कुल छोटी उम्र के थे जब जिस दौर के केसेस बने हुए हैं। इन केसेस में कोई सदाकत न कल थी ना आज है। इसलिए हम बिलावल साहब की सूरत में हमें कोई किसी एलिगेशन का कोई जवाज़ नहीं है। वो तो कहते हैं ना, मोहल्ले में नूना के लिए शोशा के लिए ज़रा उनका नाम डाल दिया गया कि केसेस में जान बने, पीपल्स पार्टी पे एक प्रेशर आ जाए। वरना बिलावल साहब तो एक तरफ, जरदारी साहब भी माजी में भी अपने केसेस से बेगुनाह साबित हुए, इससे भी होंगे। और बिलावल साहब की सूरत में हमें कोई खदशा नहीं है। हम हर फोरम पे जाके जब सवालों के जवाब देने को तैयार हैं। हमने तो उन सवालों के भी जवाब दिए जो हमसे नहीं पूछे गए, हमने तो उन गुनाहों के भी हिसाब दिए जो हमसे सरजद नहीं हुए। वो भुट्टो साहब भी थे, वो बीबी भी थी, वो आसफ साहब भी हैं, वो बिलावल साहब भी हैं। और शायद जो जरदारी साहब ने कहा है कि ये कांटों की सेज है, उनकी शायद अगली नस्लों को भी ये भुगतना पड़े। क्योंकि जब स्टेटस को के ख़िलाफ़, इस मुल्क के ताकतवरों के ख़िलाफ़, साम्राज्य के ख़िलाफ़ आप खड़े होते हैं तो ये एक असूली मौक़िफ़ है। इस मौक़िफ़ के साथ खड़े होके आपके लिए अच्छी खबरें नहीं हुआ करती। इक़्तिदार कभी मिल भी जाए तो भी आप आवाम की लड़ाई लड़ते आगे बढ़ते चले जाते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। कमर ज़मान कायरा पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। जब हम पूछ रही थी ना कि बिलावल एंगेज क्यों नहीं करते, मैंने लगा कि खुदा न खास से तो नहीं पूछ रहे बिलावल एंगेजमेंट क्यों नहीं करते। नहीं, और मैं ऐसे सवाल तो पूछती नहीं हूँ। अच्छा, वैसे इसी पॉइंट को लेके हम ये बात करना चाहते थे। एक्चुअली आई एम श्योर कि आप अग्री करेंगी। ये जो सवाल है ना, किसी से भी, बीट बिलावल और एनीबडी हु इज नॉट गेटिंग मैरिड, कि भाई शादी क्यों कर, भाई आपको क्या तकलीफ है? बहुत ज़बरदस्त आपने, आपको क्या तकलीफ है इस टर्म, एक्चुअली जो इश्यूज़ होना चाहिए इस सवाल पे उनको भी आगे से कहना चाहिए ये। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वैसे तो किसी को भी किसी चीज़ पे प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पे शादी वाला क्वेश्चन इज़ सो पर्सनल। जिसका जब दिल चाहे या फिर जब जो वो फील कर रहा हो, जो उम्र हो, व्हाटएवर द सर्कमस्टांसेस आर, वो तब शादी करे।
मतलब प्रेशर में आके क्या करना। मेरे ख्याल है कि माँ बाप के अलावा ना किसी को ये हक नहीं हासिल होना चाहिए। पर्टिकुलरली बड़ी मीम्स आजकल सोशल मीडिया पे भी आप देखते हैं और ये एक टैबू बन चुका है अब नौजवानों के दरमियान। जिसकी शादी नहीं हो रही फॉर दैट मैटर, हो सकता है उसकी शादी हो ही ना रही हो, वो कोशिश भी कर रहा हो या कर रही हो, उसकी शादी नहीं हो रही हो, या फिर वो खुद ना करना चाह रही हो या चाह रहा हो, तो अब किसी गैदरिंग में चले जाएं, दोस्तों में चले जाएं, शादी क्यों नहीं हो रही, शादी क्यों नहीं कर रहे, शादी क्यों नहीं कर रही। आंटीज जो बड़ी इंटरेस्टेड होती है ना पूछने में किसी बच्चे की शादी क्यों नहीं हो रही, कब हो रही है, क्या रिश्ता आ रहे, इट इज नॉट योर प्रॉब्लम। तो लिहाजा जाहिर है अगर शादी करना चाह रही होगी वो खातून और अच्छा रिश्ता आएगा तो जरूर करेगी, नहीं हो रही तो नहीं हो रही, कोई ना कोई रीजन होगा तो आपको पूछने की क्या जरूरत है। स्टॉप आस्किंग पीपल कि उनकी शादी क्यों नहीं हो रही या वो कब शादी करना चाह रहे हैं। हाँ, अच्छा अभी आगे बढ़ेंगे और आपको पता है कि सोशल मीडिया जो है ना वो आजकल बहुत से इश्यूज बना देता है और बड़े सही मानों में इश्यूज जो होने चाहिए वो बना देता है, क्योंकि इट्स अनदर न्यूज़ मीडिया में खास तौर पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे बात नहीं हो रही होती है, जिन पे शायद मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडियम या अदर मीडिया में बात नहीं हो सकती। तो सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, व्हिच शुड मीन, लेकिन जाहिर है उनके लिए जगह नहीं होती मेन स्ट्रीम। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, पहले हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर उनका नाम है, उन्होंने अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने चेहरे पर मौजूद एक्नी पर खुलकर बात की थी और साथ ही अपनी एक तस्वीर भी शेयर की। और हानिया का कहना था कि वो काफ़ी अरसे से एक्नी के मसले से लड़ रही हैं और इसी पोस्ट में हानिया ने हमारे माशरे में जो खूबसूरती के स्टैंडर्ड्स सेट हुए हैं उस पर भी बहुत तनकीद की और लोगों ने भी एक्चुअली उनको इस बात पर बड़ा सराहा। भाई इट वाज वेरी ब्रेव ऑफ हर कि वो ज़ाहिर है सफ़े अव्वल की अदाकारा हैं, फिल्मी हीरोइन हैं और उसके बाद वो बगैर मेकअप और बगैर फिल्टर की तस्वीर उन्होंने लगाई और उन्होंने बताया कि उनके साथ भी वही मसला है जैसे नॉर्मल पाकिस्तानी लड़कियों के साथ होता है। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे देखें तो वो स्टैंडर्ड्स और भी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम पे हर चीज़ इतनी खूबसूरत और हसीन और अनअटेनेबल बना के दिखाई जाती है कि लगता है कि बस अगला बंदा कोई हूर पर ही उतरा हुआ है और आप कभी भी वो स्टैंडर्ड जो है वो मैच नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अच्छा जी, अब हुआ क्या आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे एक सेशन चलता है सवाल और जवाब का जिसमें कोई भी सेलिब्रिटी लगा देता है पोस्ट कि अब आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो यासिर हुसैन ने भी यही अपना सिलसिला शुरू किया सवाल और जवाब का। तो एक फ़ैन ने उनसे पूछा कि आप एक लफ्ज़ कहें, एक लफ्ज़ में डिफ़ाइन करें हानिया आमिर को। तो यासिर हुसैन अपनी तरफ से तो मजाक ही कर रहे थे लेकिन उन्होंने कह दिया दानेदार। और तो मैंने जब ये कंट्रोवर्सी नहीं बनी थी और मैंने तब ये पोस्ट बनी थी और मैं हैरान रह गया था और मैं लिटरली चौंक गया था। एक तो इसलिए भी कि ये सब लोग एक ही ग्रुप से गालिबन ताल्लुक़ रखते हैं, एज इन दे आर फ्रेंड्स, दे हैव अ लॉट ऑफ म्यूचुअल्स, लेकिन दोस्त हो ना दोस्त हो किसी को भी ऑन सोशल मीडिया और पर्सनली दानेदार कह देना। तो उन्होंने अपनी तरफ से जोक मारा होगा, पहले भी ऐसे इस किस्म के यासिर जो हैं वो जोक्स मार चुके हैं, कुछ तो बड़े ऑफेंसिव भी हो गए थे। मैं रिपीट नहीं करूंगी, एक अवार्ड्स शो में भी उन्होंने कुछ इस किस्म की बात कर दी थी। लेकिन ये बात जो सोशल मीडिया यूजर्स ने भी फॉलो करते हैं, किया, फिर हाँ एग्जैक्टली, तो जवाब दिया, फिर उन्होंने सुनाई भी वापस यासिर के इस दानेदार कॉमेंट पे लोगों ने भी काफ़ी तनकीद की और शोबिस के और पर्सनैलिटीज़ हैं वो बड़े महसूस भी हुए इससे कि क्या बैक एंड फोर्थ चीज़ें हो रही हैं। हानिया ने भी उन्हें सुनाई और फिर और सेलिब्रिटीज़ लाइक महविश हयात उन्होंने भी फिर अपनी तस्वीरें पोस्ट की विदाउट मेकअप एंड विद देयर स्किन इश्यूज गोइंग ऑन। तो उन्होंने मतलब हानिया की हिमायत में उन्होंने भी फिर अपनी स्किन इश्यूज के बारे में बात किया। और फिर माहिरा खान ने भी इस पोस्ट को शेयर किया और उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया। हानिया ने लिखा था कि आई एम नॉट लाफिंग, नोबडी एल्स इज लाफिंग एज वेल। सो माहिरा ने भी कहा आई एम नॉट लाफिंग ईदर, एज एन यासिर हुसैन के इस दानेदार कमेंट पे नोबडी इज लाफिंग, थैंक यू एंड सो प्राउड ऑफ यू फॉर शोइंग करेज एज वेल एज ग्रेस। सो ये सारी चीज़ है आई गेस। अच्छा, सो देयर सायरा शरोज और दीगर अदाकाराओं ने भी इस सारी सूरत हाल को बड़ा अप्रिशिएट किया है हानिया की। आपको बताएं कि हुकूमत ने जनूबी पंजाब सूबे की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी, पीपल्स पार्टी भी साथ दे रही है। इस मामले पर हुकूमत के सींग सिर्फ नून लीग से नहीं इत्तेहादियों से भी फंसेंगे और जनूबी पंजाब सूबे के लिए मुस्लिम लीग नून समेत पार्लियामेंट में मौजूद जमातों से मदद मांग ली है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 3 अजला का सूबा मुमकिन नहीं, ये बात जो है वो परवान चढ़ती हुई दिखाई नहीं देती। सुन लें क्या कहा। 3 जिलों का सूबा मुमकिन नहीं है। अगर आप 3 जिलों का सूबे का मुतालबा करेंगे उसके लिए अलहदा असेंबली का तकाजा करेंगे अलहदा सेनेट की सीटें, क्योंकि सेनेट में बराबरी होती है, तो वो बात सिरे चढ़ती हुई दिखाई नहीं देती। कुछ दोस्त हैं चीमा साहब जैसे जिनका अपना मौक़िफ़ है
हमें उस मौक़िफ़ का एहतराम है। लेकिन जब वो हमारे साथ उन्होंने इल्हाक किया तो उनके सामने है, हमारा मंशूर भी उनके सामने था, हमारी सोच भी उनके सामने थी, और इंशाअल्लाह उनसे भी बात होगी, उनकी क़यादत भी बात होगी। हमारे लिए वो मोहतरम है और इंशाअल्लाह उनको भी हम कायल करेंगे, मंतकी तरीके से कायल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, किसी ने रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि इनकी जमात बहावलपुर और जनूबी पंजाब सूबों के क़याम का बिल कौमी असम्बली में जमा करा चुकी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक के बजाय 2 सूबे बनाने का मुतालबा अपनी जगह। PTI के लिए मसला ये है कि इस मामले पर इसकी जो इत्तेहादी जमात है, जो कि है मुस्लिम लीग काफ, ये भी दरअसल नून लीग की हम आवाज़ है। आप जनूबी पंजाब सूबे के हामी हैं? मैं सख्त मुखालिफ हूँ। अच्छा, आप मुखालिफ हैं? मैं सख्त मुखालिफ हूँ और मैं वज़ीर आज़म साहब को मिल रहा हूँ इन दिनों में। मैं उनकी पुरानी स्पीचेस साथ लेकर जाऊँगा जो उन्होंने भावलपुर सूबे के हक़ में की हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, बशमूल हम जैसी छोटी जमातों ने जिनके 5-5, 8-8 मेंबर्स थे पंजाब असम्बली में पिछली असम्बली में करारदादे मुत्तफ़िका तौर पर पास की कि भावलपुर सूबा भी बनाया जाए और जनूबी पंजाब का सूबा। आप जनूबी पंजाब सूबे के मुखालिफ नहीं, आप कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब सूबे में भावलपुर शामिल ना हो। भावलपुर शामिल ना हो, भले जनूबी पंजाब सूबा कल बन जाए, हम उसके हक में हैं। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि जनूबी पंजाब सूबे के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है, जो हमारे पास नहीं, इसीलिए दीगर जमातों का ताउन दरकार है, लेकिन इसके लिए शाह साहब को अपोजिशन से ज़्यादा इत्तेहादियों को मनाना होगा। इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। बहावलपुर से ही एक्चुअली मुस्लिम लीग काफ के रुकने पंजाब असम्बली एहसानुल हक चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, अपने वक्त ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग काफ का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि बहावलपुर सूबा भी बने और जनूबी पंजाब भी, तब मान लेंगे आप, ज़ाहिर है। अब तहरीक इंसाफ ने तो साफ कह दिया है कि बहावलपुर सूबे की गुंजाइश नहीं बनती, तो कबूल होगा आप लोगों को ये सारा सिनेरियो अगर सिर्फ जनूबी पंजाब का सूबा बनता है, बहावलपुर का नहीं बनाया जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारी क़यादत जो है उसका तो अपना फ़ैसला है कि हमने शुरू दिन से ही एक मौक़िफ़ लेकर चले हैं कि भावलपुर सूबा जो है, हमें उसकी किसी भी सूरत में भावलपुर सूबे से कम कबूल नहीं है। मुल्तान सूबे के मुखालिफ नहीं हैं हम। जितने भी सूबे बने पंजाब में, जो इंतज़ामी तौर पर जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर जो है, जितने सूबे भी बने हम उनकी बहाली के हक़ में हैं, लेकिन हमें अपने सूबे के मुतालबे से हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी सूरत, इंशाअल्लाह। अच्छा, ये भी बताइएगा कि तहरीक इंसाफ का वादा जनूबी पंजाब सूबा बनाना था और वो इस पर आगे बढ़ रहे हैं, आप इनके इत्तेहादी हैं। एक बड़ा पुराना मुतालबा था जो पूरा होने जा रहा है, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि फ़िलहाल ये काम होने दिया जाए और बाकी बाद में देखा जाएगा? हैसियत मुस्लिम लीग काफ की पार्टी के नुमाइंदा के हम ये समझते हैं कि अगर मुल्तान का सूबा बनाना इतना ही नागुज़ीर है तो भावलपुर के अवाम को कम से कम उनके राय का, उनका हक़ उनको दिया जाए और अगर रेफरेंडम करवाया जाए। अगर भावलपुर के लोग मुल्तान में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सब मंजूर है, लेकिन मुझे यकीन है कि भावलपुर के लोग लाहौर की ग़ुलामी के बाद अब दोबारा कभी नहीं चाहेंगे कि हम अपनी सियासी किस्मत का फ़ैसला मुल्तान के हवाले करें। एहसान साहब, अगर आप लोगों की बात नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? क्या अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून से करीब होने का ऑप्शन है मौजूद, या फिर इसी मौक़िफ़ के साथ आप हुकूमत के हमराह भी रहेंगे? इस समय तो बेहतर फ़ैसला तो हमारी क़यादत ही करेगी, लेकिन जहाँ तक हम एक छोटी बहसीत छोटी पार्टी, हमारा ये हक़ भी है उनके अलाइज होने के साथ साथ कि हमारा भी मौक़िफ़ जो है उसको माना जाए। बाकी जो है ये सियासत में हर चीज़ जो है मुमकिन होती है, तो हमारी क़यादत बेहतर फ़ैसला कर सकती है कि इसके हमने भावलपुर सूबे के हद तक नून के साथ हमारा कहाँ तक जो है अलाइंस या कहाँ तक उनके साथ हमारी जो है सिटिंग अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जी, फिर ये बता दें कि इससे मुतालिक हतमी फ़ैसले का इख्तियार मुस्लिम लीग काफ में किसको दिया गया है? चौधरी बरादरान जो कहेंगे वो आपको मंजूर होगा? यकीनन हमारी पार्टी की लीडरशिप जो है, चौधरी शुजात साहब लीडर हैं, चौधरी परवेज़ लाई साहब, और उसके साथ साथ जो हमारे कायद जो हमारे साथ MNA भी हैं, चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी क़यादत का जो भी फ़ैसला होगा हम उनके साथ हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर से एक्चुअली मुस्लिम लीग काफ के रुकने पंजाब असम्बली एहसानुल हक चौधरी हमारे साथ थे। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो लोग सेटल नहीं होंगे सिर्फ जनूबी पंजाब सूबे पे, बहावलपुर का सूबा बनना चाहिए इनके मुताबिक, ये अपने मुतालबे पर डटे रहेंगे। कि क्रिकेट एज इट इज एन एक्साइटिंग गेम, अब उसको एक्सट्रीम क्रिकेट बनाने की क्या जरूरत है जी? कि अंडर वाटर भी खेल रहे हो तो
इसके पसे पर्दा एक कहानी है, वो कहानी से पर्दा मैं उठाता हूँ। ठीक है जी। और कहानी कुछ यूँ है कि बरतानिया में एक क्रिकेट क्लब है और कुछ साल कबल इस क्लब का ग्राउंड सैलाब की वजह से बह गया था, तो मेंबरान ने एक्सट्रीम क्रिकेट कैलेंडर तैयार किया जिसके तहत वो खतरनाक जगहों पर क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन इस साल उन्होंने इंतहाई खतरनाक फायर क्रिकेट का एहतमाम किया है। ये आप लोग वैसे कीजिएगा नहीं, लेकिन देख लीजिएगा। क्या क्रिकेट? फायर क्रिकेट। देखिए, इससे पहले उन मुख्तलिफ जगहों पे तैयार एज इन खेल चुके हैं, मुख्तलिफ जगहों पे क्रिकेट जनाब, पानी के अंदर, अंडरवाटर क्रिकेट भी हो गई, सो इन द आइस, ऑन द स्नो, ऑन द लेक, आई गेस एक पियर पे भी हो रही है, ये तो, और ये माउंटेन पे भी बिल्कुल। ये स्लो पिच ही इतनी स्लोपी है, इस पे क्या होगा? हमारी टीम जो कि बरतानिया में मौजूद है वो शायद अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि हमारे पास कुछ तस्वीरें आई हैं। क्या खा रहे हैं लोग, तो बताएं ना क्या खा रहे हैं? माशाल्लाह हमारे खिलाड़ी जी बरतानिया में मुरक्कन ग़िज़ाओं से भरपूर लुत्फ़ अंदोज होते हुए नजर आ रहे हैं। खिलाड़ी हमारे बिरयानी और कुन्ने और कौरमे और निहारियाँ लग रही हैं, कबाब भी नज़र आ रहे हैं। बस एक बात बताएं, पाकिस्तानी हो और वो कैसे रह सकता है इतने दिन इन खानों से दूर? क्रिमिनल टू आस्क यू नो समबडी फ्रॉम आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कि जी खाने पे हाथ रोक दो। उफ अल्लाह, मैं तो नाराज ही हो जाऊं। लेकिन वसीम अकरम का आपको मशवरा याद है ना, जिन्होंने कहा था, बल्कि क्या कहा था, सुन लें। वैसे अभी मैं लड़कों से बात कर रहा था अभी PSL में, कह रहे अभी भी बिरयानी आती है, अब तुम बिरयानी खिला के दुनिया के बेस्ट टीमों को कहोगे कि जी हम मुझसे जीत जाए, तो इट्स एक्चुअली इम्पॉसिबल। जो स्कोर करेगा उसको बोटी डाल देंगे, जो नहीं करेगा उसको खाली चावल दे देंगे। और जो ज्यादा अच्छा स्कोर करेगा उसे 2 बोटियां मिलेंगी। एग्जैक्टली, गिन गिन के, जिस तरह गोरे देते हैं खाना। अच्छा जी, लेकिन फिर भी खाने पे इफ यू आर इन दैट कंपेटिटिव यू नो स्पोर्ट, तो फिर आपको उसके हिसाब से ही खाना होगा, वरना ये बात चलने नहीं वाली। किसी अपने आप को रुक के देख लें, या मुझे या कोई भी और शख्स जिसको इज एक्चुअली ट्राइंग टू अचीव अ गोल कि अपना वजन कम करना है या फिट रहना है, वो बिरयानियाँ हर रोज़ नहीं खाता या नहीं खा सकता, और वो अगर पहले रूटीन था भी तो वो उसे अवॉइड करता है। हम लोग भी कोशिश करते हैं हेल्दी और क्लीन फूड खाने की। एंड लेट अस ब्रेक इट डाउन, एब्सोल्युटली यू आर वेरी राइट, एंड लेट अस ब्रेक इट डाउन। जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, पाकिस्तान की नेशनल टीम है, आप लिटरली नेशनल ड्यूटी पे गए हुए हैं, तो उसमें फिर आपको वो सारी चीज़ें जो इंटेल करती हैं फॉर यू टू बी इन दैट पोजिशन कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द गेम ऑफ क्रिकेट, तो फिर आपको ये सारी चीजें सबसे प्रायोरिटी पे सबसे अटमोस्ट। लेकिन इसके अलावा भी दैट इज योर ब्रेड एंड बटर, दैट इज योर सर्वाइवल। तो अगर आपने जिंदगी में सर्वाइव करना है, कुछ खाना कमाना है, तो फिर वो इससे ज्यादा नहीं बटर ब्रेड एंड बटर पे आ जाए आगे। ब्रेड इज आल्सो नॉट गुड, बट कहने का मतलब है हथौला रखें अपना। पाकिस्तान के मायानाज साबिक क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी की किताब गेम चेंजर ने मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी है, और इस किताब में आफरीदी कई मुतनाज़े मौज़ूआत जो हैं वो सामने लाए हैं। और इसी हवाले से गुज़िश्ता शब प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में आफरीदी का ख़ुसूसी एक इंटरव्यू किया गया, जिसमें आफरीदी ने कहा कि सलमान बट समेत स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस खिलाड़ियों से मुतालिक मालूमात एक दोस्त ने न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड को दी। इस बारे में उनका कोई किरदार नहीं है, ये कहा ऑल्दो उन्होंने कि स्पॉट फिक्सिंग में जो मुलव्विस खिलाड़ी हैं वो आज तक शक करते हैं कि उन्हें शाहिद आफरीदी ने प्रॉबली फंसाया है, लेकिन शाहिद आफरीदी ने क्लियर कर दिया कि उन्होंने नहीं कोई फंसाया किसी। सुन लें सर। जब ये सारा कुछ शुरू हुआ था तो मेरे पास मैसेजेस आ गए थे, और वो मैसेजेस ऊपर वाले का एक निज़ाम है कि मैसेजेस, मोबाइल गिरा पानी में रिपेयर करने के लिए लंदन में जिस जगह पे दिया, और मेरे दोस्त के दोस्त हैं वो, उन्होंने जब ऑन किया उस मोबाइल के, उसके अंदर मैसेजेस थे वर्ल्ड कप की, जब T20 खेलने गए हुए थे, तो वो सारे मैसेजेस मुझे मिले। तो मैं अब यकीन भी नहीं आ रहा था। मैंने उस वक्त कोच थे हमारे विकी भाई वकारी यूनुस, उनको मैंने शेयर किया, एंड देन फिर मैंने मैनेजमेंट को बताया। तो मैनेजमेंट की तरफ से जो जवाब तो मेरे लिए बड़ा हैरत के था यार कि बेटा इनका हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कैप्टन मेरे लिए बड़ी हैरत थी कि हम वर्ल्ड कप में हमने ये हरकत की कि हम क्यों हारे हैं, वजूहत पता नहीं चल रही सही तरीके से, सिर्फ जो 5-6 मैसेजेस थे वो मुझे मिले। तो खैर फिर मैंने मैनेजमेंट से कहा, मैंने कहा अगर आप लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएं, इन बच्चों को रोकें, इन लड़कों के पास ना मिलने दें, इनसे ना मिलने दें, ये लड़के हमारे फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। वो उनको मैंने कॉपी दे दी थी मैसेजेस की, उन्होंने मुझसे मांगी थी, मैंने कहा जी ये मुझे आए थे, ये मेरी एक अमानत है, ये आप रख लें अपने पास। तो उनको मैंने खैर दे दी थी। उसके अंदर कुछ इसी तरह की मैसेज थे, अब तो बात भी बहुत पुरानी हो गई कि एक बॉल रोकोगे इस ओवर में, अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा, इस ओवर में आउट होने की कोशिश कर, इस तरह के कुछ मैसेजेस थे जो मुझे याद आ रहे हैं थोड़े बहुत। आज तक ये जिन्होंने किया है, सलमान बट वगैरह, अब आज तक ये शक करते हैं कि हमें लाला ने फंसवाया है,
कि लाला की वजह से हम फंसे और लाला की वजह से हमारे क्रिकेट कैरियर ख़त्म हुए हैं। देखिए, एक तो अच्छी बात है कि वो पकड़े गए, वरना पाकिस्तान का क्या हाल हो जाना था आगे फ्यूचर में। दूसरी चीज़ ये कि मैंने किसी को नहीं, न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड को मैंने नहीं बताया। तो न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड को आपके किसी दोस्त ने कहा, क्या हुआ था? मेरे दोस्त ने दिया उसको न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड। अब मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि उसने दे दिया। जब मैंने उससे कहा कि यार तुमने उसको दिया है, तो फिर कह रहे उन्होंने मना किया कि हम ये चीज़ तो नहीं लगा सकते, हाँ हम इन्वेस्टिगेट अपनी तरफ से करेंगे, इसलिए कि बहुत बड़ी चीज़ है। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उसी में वो ट्रैप हो गए सारे। अच्छा, मुझे जो समझ आया है ना वो ये आया है कि शाहिद आफरीदी के दोस्त के पास अपेरेंटली किसी एक खिलाड़ी का जो कि स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस था, उसका मोबाइल ठीक होने के लिए गया, वहां से मैसेजेस पकड़े, उसने शाहिद आफरीदी को बताया, शाहिद आफरीदी ने मैनेजमेंट से बात की, मैनेजमेंट ने कोई खास एक्शन नहीं लिया, लेकिन जिस दोस्त के पास वो मोबाइल गया था ठीक होने के लिए, उसने फिर आगे न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड को बता दिया। अच्छा जी, साबिक को जावेद मियादाद के साथ मुतनाज़े पर आफरीदी का क्या कहना था, वो भी सुन लेते हैं वैसे। सोच थी जावेद भाई की, वो अपने तरीके से चलते थे। देखें, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा प्लेयर एक बहुत बड़ा कोच भी हो। कोचिंग हम बॉब वुलमर को क्यों रेट करते हैं? इसलिए कि उसने सिर्फ 15 साल कोचिंग के बारे में पढ़ा था कि प्लेयर्स के साथ टसल नहीं करनी, प्लेयर्स को बैक करना है, मुश्किल हालात में प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। ऑन रिकॉर्ड है कि चेन्नई मुझे नहीं लेके जाना चाह रहे थे, सल्लू भाई ने और वसीम भाई ने मेरा साथ दिया था, और जब हम टेस्ट मैच खेलने लगे थे तो मुझे बैटिंग भी नहीं कराई थी। फिर मैं खुद साइड पे खड़ा होकर बैटिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सबसे हाईएस्ट रन किए मैंने। फिर खुद जावेद भाई मेरे पास आया कि मेरा नाम लेना, कि मैंने तुम्हें बहुत प्रैक्टिस कराई है। अच्छा, ये एक दफ़ा नहीं, इससे पहले कनाडा में, हाँ इससे पहले कनाडा में भी इन्होंने मेरे साथ यही किया था। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि देखिए, कह देते हैं बड़े, ठीक है कह देते हैं, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं चीज़ें देख रहा था कि जावेद भाई जिस तरह की ज़बान टीवी पे बैठ के मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे, जिस तरीके से वो मुझे सबके सामने टीवी चैनल पे बैठ के लानत दिखाते थे, मैं अगर चाहता तो उनको अदालत ले जाता। एक और बात भी उन्होंने की थी, उस पर भी मैं अदालत ले जाता उनको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना उनका लिहाज किया कि मैंने कहा कि नहीं, इतने बड़े नाम को मैं कैसे अदालत लेके जाऊं। तो वहाँ पे भी जो मुझसे हो सकता था मैंने किया और इस मसले को हल करने की कोशिश की। अच्छा जी, ये तो शाहिद आफरीदी का इस मसले पर स्टांस हो गया। सियासतदानों के किरदार पर शाहिद आफरीदी ने फ्रंट फुट पर खेलते हुए तफसीली बात की है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये सुन लें ज़रा। नो डाउट मियाँ साहब ने काफ़ी डिलीवर किया इस मुल्क के लिए, किया जिस तरीके से भी किया, बहुत अच्छा किया। पंजाब में किया या KPK में किया, इवन के कराची में किया, जो भी किया उन्होंने किया। लेकिन उनको 30 साल से हुकूमत में चला रहे हैं, सियासत में हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करना चाहिए था, सीखना चाहिए था। उन्हें अपनी एक ऐसी कोर टीम रखनी चाहिए थी जो उनकी खैर ख्वाह थी, जो खैर ख्वाह होते उनको बताते कि ये गलत कर रहे हैं और ये ठीक कर रहे हैं, ताकि लंबा चलते। इमरान भाई का इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि उन्होंने पिच अच्छी रीड कर ली है, लेकिन इस पिच पे किस प्लेयर को खिलाना है, कौन सा प्लेयर उनका किस जॉब पे किस नंबर पे होना चाहिए, ये बातें मैंने पहले की थी। अब मेरे ख्याल में उन्होंने बैटिंग ऑर्डर चेंज भी किया, थोड़ी टीम चेंज की है उन्होंने। बाय द वे, किताब में इन्होंने ये कैबिनेट रिशफल से पहले पेशन गोई की थी आप पढ़ सकते हैं कि ये बैटिंग ऑर्डर लाइनअप नहीं चलेगा। इमरान खान साहब ने भी बड़ा इंसिस्ट किया आपको कि आप 2014 के धरने में शामिल हो जाएं, आपने जिक्र किया हुआ है, पूरी फैमिली आपके पीछे पड़ गई, आपके भाई भी हैं PTI में, वो भी पीछे पड़ गए, बट आप नहीं माने। वो क्या क्रिकेट खेल रहे थे इमरान भाई, जब क्रिकेट खेल रहे थे तो सियासत में इमरान भाई को भी तो काफ़ी ऑफर आई थी। इमरान भाई भी तो किसी पार्टी में नहीं गए थे, इमरान भाई भी अपनी क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैं भी क्रिकेट ही खेल रहा था, अभी भी क्रिकेट खेल रहा हूँ। बहुत सारे अभी भी मशवरे आते हैं कि आप सियासत की तरफ आ जाओ, तो मैंने कहा मैं ऑलरेडी सियासत कर रहा हूँ ना यार, अवाम मेरी हुकूमत है, वो मुझे पैसे देती है, मैं फाउंडेशन के थ्रू काम करता हूँ लोगों का। अच्छा जी, ये सब कुछ भी सुन लिया। अब जरा एक और बड़ी ट्विस्टेड किस्म की बात सुन रहे कि बूम आफरीदी ने इंकशाफ किया कि उन्हें एक लड़के ने लड़की बनकर खूब बेवकूफ़ बनाया। वो कैसे, किस ज़माने में हुआ होगा वैसे? आई एम जस्ट वंडरिंग, ये सुन लेना कि शाहिद खान आफरीदी अपने पीक पे, जब दुनिया शाहिद खान आफरीदी के ऊपर पागल थी, तो एक इंसान से बात करते रहे फ़ोन पर, और उस वक्त फ़ोन महंगा होता था, मोबाइल फ़ोन, और फिर ऑस्ट्रेलिया से भी उन्हें कॉलें करते रहे, कार्ड खरीद के शादी के लिए बुला भी लिया। फिर क्या हुआ? लाला फिर क्या हुआ? नहीं। लोगों को ये वाली बात पूरी स्टोरी लोग पढ़ के पहचान लेंगे, ये वाली बात बता दे क्या हुआ। बस वो बाद में जब लाला ने दरवाजा खोला, जो सरप्राइज मिला, तो सरप्राइज ये मिला कि वो लड़का था, लड़की की आवाज़ में लाला से बात करता रहा। शाहजेब इतनी खूबसूरत आवाज़ थी, इतनी खूबसूरत कि मैं ऑस्ट्रेलिया से ऐसे मुल्क से फ़ोन कर, मोबाइल वगैरह का था नहीं हमारे पास, मोबाइल नहीं, तो कार्ड लेके होटल से बैठे हुए फ़ोन मिलाते थे और घंटे घंटे बात करते थे, बस ये था।
और बाद में फिर आप बड़ा ऑकवर्ड भी हुए जब वो आ गए। उसने कहा भी कि मुझे पता चला कि फोन पे सिर्फ लड़कियों से बात करते हैं। वो कमीना आदमी आया भी ईद के दिन और आपने फिर अपने दूसरे प्लेयर्स के खिलाफ भी उन्हें इस्तेमाल किया। और फिर मैंने आप ज़ाहिर बात उसे कॉल कराते थे कि लड़की उसे रिक्रूट किया, उसे एसेट बनाया प्रॉपर। देखिए जरा तो बड़ी सच्ची इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। क्या क्या धोखे हो जाते हैं। देखिए जरा अफरीदी नहीं बच सके ऐसे धोखे से। तो आई वंडर कि एज इन वो बंदा आ गया मिलने, तो मतलब है कि आ ही गया मिलने के लिए। मत देखो जरा, उसने कहा होगा बेशक असलियत तो निकली। पेशावर के खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में बड़ों का झगड़ा, सूबे के अस्पतालों में काम बंद करा गया और कसूर किसका था, जुल्म किस पर हुआ, ये सब छोड़े, सजा यहाँ भी मरीजों को ही मिल रही है। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल के वाक़े पर डॉक्टर्स काउंसिल ने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अस्पतालों में OPDs का बॉयकॉट कर दिया है। और गुज़िश्ता रोज़ खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में सूबाई वज़ीर सेहत हशाम इनामुल्लाह और डॉक्टर्स के दरमियान झगड़ा हुआ था और डॉक्टर्स ने वज़ीर सेहत पर गार्ड्स के हमरा डॉक्टर ज़ियाउद्दीन पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया और मुकदमा भी दर्ज करने का मुतालबा किया था। गनमैन थे, कलाशनकोफ बरदार, पता नहीं कितने थे, और 7-8 पुलिस वाले थे, इंस्पेक्टर, DSP इस किस्म के लोग थे। साथ में हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर निगदाद भी था। इन्होंने आते साथ मुझे नंगी गालियां दी। मैंने कहा शाम खान मुझे गालियां मत दे, मेरे साथ बात करें। कि उसने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की, मैंने उसका हाथ रोका। जब मैंने उसका हाथ रोका तो उसके बाद उसने अपने गार्ड से कहा कि इसको मारो। फिर उन्होंने कलाशनकोफों के बट लिए हैं। इनामुल्लाह ने डॉक्टर्स के इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं और वज़ीर आला ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। सुबह एक बंदा आता है, पहले वो वर्बल अब्यूज़ करता है, उसके बाद ये लोगों को अंडे मारता है और उसके बाद ये हस्पताल में खुल्लम फिरता है और अपने साथ लोगों के मारने के लिए चीज़ें भी उठाता है। मेरे पे एक बंदा हमला करे, सेल्फ डिफेंस में इसको मार भी सकते थे एंड आई हैव द लीगल राइट कि मैं अपने बचाव के लिए कुछ करूं। मैंने फिर भी इसको बचाया। और वाक़े के बाद डॉक्टर्स ने तमाम अस्पतालों में OPDs के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है, जिसके बायस दूर दराज से आने वाले ज़ाहिर मरीज़ हैं वो रुल रहे हैं और इन्हें मुश्किलात का सामना। इसी पे बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफज़ई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का शौकत यूसुफज़ई साहब। पहले तो ये बता दें कि खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ, क्या अब तक जिम्मेदारों का तयन किया जा सका है कि एक्चुअली क्या हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, ऐसा वाक़या कभी पहले हुआ नहीं है कि एक डॉक्टर जो है वो उठ के अपने को अंडे मारे और उसकी बेइज्जती करे। आपको पता है कि जिस शख्स को इन्होंने अंडा मारे हैं वो 80-85 साल का वो बंदा है और सबसे सीनियर डॉक्टर है और वो फ्री ऑफ कास्ट अमेरिका से आके खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए वो इस्लाहात के हवाले से मेहनत करता है। तो इशू नहीं है, सिर्फ वो ये चाहते हैं कि हम जिस हॉस्पिटल में हैं हम वहीं पे रहेंगे, सारी ज़िंदगी रहेंगे, किसी और जगह नहीं जाएंगे। ये चीज़ जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जो यहाँ पे अगर 80,000 ले रहा है तो शांगला में 1,60,000 ले रहा है। इतनी बड़ी बड़ी मराद और उनके अपने अपने इलाकों में हम भेजना चाहते हैं जो डोमिसाइल है उनका, जहाँ उनका अपना घर है। तो ये जो चीज़ें ये थोड़ा सा इन्होंने मसला ये पैदा किया और वो भी चंद लोग हैं, सारे नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं डॉक्टर, हम बात भी करते हैं, हम काफ़ी उनका रवैया ज़्यादातर का बड़ा अच्छा है, लेकिन कुछ डॉक्टर जो हैं वो चाहते हैं कि इस्लाहात पे अमल दरामद ना हो और जैसा कि तैसा सिस्टम में वो चले। ये अब हो नहीं सकता क्योंकि आवाम ने वोट दिया है सिस्टम की तब्दीली के लिए, तो इसलिए इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ज़ाहिर है अवाम ने वोट ही आपको तब्दीली के लिए दिया। ये बताइएगा शौकत साहब के अब डॉक्टर्स ने तो काम बंद कर दिया और रुल कौन रहा है? मरीज रुल रहे हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना है, उनका इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए कुछ सोचा है? उनको कैसे रिलीफ दिलाएंगे आप लोग? आज भी इमरजेंसी खुली रही है और जो बड़े हॉस्पिटल है LRH वगैरह वहाँ पे तकरीबन 2-2 घंटे OPD भी हुई है। यानी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सारे डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो इशू बना रहे हैं, चंद एक डॉक्टर हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम नेगोशिएशन करें। हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का ऐसा उनके साथ कोई ऐसा रवैया अख्तियार करें, लेकिन ये उनको भी रियलाइज करना होगा कि अवाम सेहत की सहूलियात मांगती है और हुकूमत की जिम्मेदारी है
कि वो सेहत की सहूलियात उन्हें फराहम करें। अब ये मुझे कोई हल बता दे कि डॉक्टर कहता है मैंने नहीं जाना है, मैंने शहर के अंदर ही रह के सर्व करना है, तो फिर मुझे बताए कोई कि वहाँ जो दूर दराज इलाके हैं, वहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए हम कहाँ से डॉक्टर लेकर आएंगे। इसलिए जो फार्मूला बना है वो बड़ा मुनासिब है कि जिस जगह से उनका ताल्लुक है उस जगह पे वो 2 साल सर्व करेंगे। ये कोई इतना बड़ी बात भी नहीं है, तो इस पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। डेफिनेटली जिसने नहीं करनी है वो घर जाएगा। कोई हड़ताल करे तो आम आदमी सफर होता है। लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन है डॉक्टर कम्युनिटी से, क्योंकि ये पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, और ये अगर तावन नहीं करेंगे तो गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे। ठीक, पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह टुमारो। सेम टाइम टुमारो, सी यू।